This is the 7th video of the chapter Alcohol and Phenol. बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि अल्कोहल का पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी। फाइनली हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स पे ध्यान दिया और बहुत सारे एग्जाम्पल की स्टडी की। अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल और फिर आगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बहुत सारा। तो बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल की जब बात करते हैं तो बहुत ही इजी सेकेंडरी मेथड्स है, बहुत कठिन और ऐसी मेथड्स जो बहुत ही जनरल प्रैक्टिस में हों बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको जनरली उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फिनॉल का प्रिपरेशन करते समय कौन कौन सी मेथड अप्लाई की जाती है। तो जनरल प्रिपरेशन मेथड पहले हम देखें फिनॉल की। तो फिनॉल बनाने के लिए सबसे कॉमन मेथड मानी जाती है BDAC से। BDAC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डू यू नो अबाउट दैट? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो एक कंपाउंड हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम शॉर्ट में आगे BDAC बोला करेंगे। BDAC से अगर आपको बनाना हो फिनॉल तो पहले तो आप इस कंपाउंड को लिखते आपसे बनना चाहिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को स्ट्रक्चरल जब अरेंजमेंट करते हैं ना बच्चों, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ता है। यानी नाम में आपको क्लियर होना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो एजोनियम, एजो शब्द कब आता है? जब दो नाइट्रोजन जुड़े हों। इयम यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो ये आयनिक स्ट्रक्चर है BDAC का। तो जनरल प्रिपरेशन मेथड में हम BDAC का करते हैं क्या? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के लिए इसमें पानी मिला देंगे। जब पानी मिलाएंगे तो आपको मालूम है ये प्लस है, ये माइनस है, ये HCl निकल जाएगा। BDAC की रिएक्शन में जनरल प्रैक्टिस में N2 गैस हमेशा रिलीज होगी। तो ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट होगा, बहुत ही जनरल मेथड है। आपको दिख रहा है प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है हमें फिनॉल और साथ में N2 गैस और साथ में HCl, N2 गैस स्केप हो जाएगी। तो ये बहुत ही जनरल मेथड है, बहुत ही साधारण मेथड है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा के हम गेन कर सकते हैं क्या? फिनॉल। तो अगर आप इसमें अभी तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के फार्मूले को समझते हैं कि नहीं। क्लियर? दूसरी मेथड लेते हैं। दूसरी मेथड भी बहुत सरल है। दूसरी मेथड में हम यूज कर रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है वो तो आपको मालूम होना चाहिए। तो दूसरी मेथड में हम फिनॉल बनाएंगे बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे SO3H से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जब फिनॉल बनाया जाता है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें NaOH एल्कली मीडियम मिलाते हैं। स्वाभाविक बात है, NaOH मिलाओगे तो ये एसिडिक और एल्कली मीडियम मिलके साल्ट फॉर्मेशन कर देंगे और ये SO3Na बन जाएगा। अब ये जो SO3Na बनेगा इसको आप बोलोगे क्या? तो बोलोगे आप इसको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये कहलाएगा साल्ट जिसका नाम होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब आप सोचिए कि इससे अगर मुझे फिनॉल तक जाना है तो अब इसमें क्या स्टेप अपनाया जाए? तो इसमें बच्चों फिर एक स्टेप अपनाया जाता है, फिर से NaOH मिलाते हैं और थोड़ा सा हीट किया जाता है। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में अगर NaOH मिला के हीट किया जाए तो फिर क्या हो सकता है? अब आप सोचिए कि ये NaOH मिला हुआ है, SO3 है, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या ऐसा चीज आपको निकालोगे कि आपको कुछ प्रोडक्ट मिल सके? तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसमें से NaOH है, ये Na है, दो है, एक साल्ट है और एक बेस है, इनकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड रिलीज हो जाता है। और जब सोडियम बाइसल्फाइड रिलीज हो जाएगा तो आपको सिर्फ मिलेगा क्या? ये थोड़ी लंबी चौड़ी रिएक्शन नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा बच्चों। तो एक स्टेप के बाद सोडियम फेनॉक्साइड
और इस सोडियम फिनॉक्साइड में अगर हम HCl गैस पास कराएंगे तो फिर वही NaCl बाहर होगा और फाइनली फिनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक मेथड मान सकते हैं आप कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कन्वर्जन करना हो तो क्या करते हैं। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये तरीका है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सबसे पहले हम क्या मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे। NaOH मिलाने पर हमको बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट साल्ट मिलेगा। इस साल्ट में फिर से NaOH मिलाएंगे तो हमको एक साल्ट रिलीज कराना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसा करने पे सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और उस सोडियम फिनॉक्साइड में जब HCl गैस पास कराएंगे तो फाइनली हमको फिनॉल मिलेगा। तो बहुत ही इजी है, लेकिन हाँ अपन जनरल प्रैक्टिस में ऐसी मेथड का यूज कम ही करते हैं, इसलिए नया लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स में नहीं माना जाता। तो ये फिनॉल बनाने की मेथड्स हैं, जनरल मेथड्स हैं। इसी में एक और जनरल मेथड लेते हैं। फिनॉल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज किया जाता है। तो फिनॉल ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अब कैसे बनेगा, तो स्वाभाविक है आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो आप जानते हो कि एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों होते हैं। अभी आपको फिनॉल बनाना है, इसलिए आप स्वाभाविक बात है एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट को ही ले लीजिए। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अगर फिनॉल तक जाना है हमें, तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एग्जांपल ले रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम पहुंचेंगे फिनॉल पर। कैसे? तो बच्चों होता क्या है कि प्रोसीजर में सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट का ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में बदल जाता है और ये फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाता है। फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जब फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा तब आप खुद समझ सकते हो कि अब यहाँ पे ऐसा क्या करें कि आपको फिनॉल मिल जाए। तो बोले ये तो बहुत सरल है, इसमें हम क्या करा दें, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें। तो अपने आप आपको मालूम है ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये H प्लस, ये OH माइनस, देन आपको प्रोडक्ट में फिनॉल मिला और MgOH हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिलीज हो गया। तो फिनॉल बनाने के लिए ये भी एक जनरल प्रैक्टिस में गिना जाता है कि हाँ भाई हमको फिनॉल बनाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का भी यूज कर सकते हैं। स्वाभाविक है, फिनॉल बनाना है तो आप एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करोगे और एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट फाइनली आपको प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल देगा। तो ये एक सरल सी मेथड, इसको भी मान सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट कन्वर्ट इनटू फिनॉल एक कन्वर्जन प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है। अब एक कंपाउंड और है जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं, शायद आपने सुना होगा, सैलिसिलिक एसिड। लास्ट वीडियो में हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था कि सैलिसिलिक एसिड है क्या है। तो सैलिसिलिक एसिड से अगर फिनॉल बनाए तो क्या तरीका होगा, तो फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता था, नोमेनक्लेचर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इसमें आप एक तो कंसेप्ट ये कह सकते हो कि अगर मैं इसको सीधे डीकार्बोक्सिलेशन करा दूं और डीकार्बोक्सिलेशन करा दूं तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में और CO2 गैस निकल जाएगी। लॉजिक तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तरीका होता है। यहां पर आपको कराना क्या है, ये वो मेथड जो एल्केन प्रिपरेशन की मेथड थी जिसको आप कहते थे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर इसको आप पूरे फॉर्म में लिखें तो इस मेथड को आप कह सकते हो कि हम कराने वाले हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या करते थे बच्चों, मुझे याद है आपको, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हम सोडा को रिएक्ट कराते हैं पहले और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड में बदल देते हैं। तो अगर हम इसको पूरी कंप्लीट प्रोसेस लिखें तो ये होगा, आपको सोडियम सैलिसिलेट मिल गया, सोडियम सैलिसिलेट। अब इस सोडियम सैलिसिलेट को हम लाइम की प्रेजेंस में फिर से सोडा से रिएक्शन कराते हैं।
ये सोडियम सैलिसिलेट मिला है हमें, इसमें फिर से सोडा के रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम किस लिए होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। बस यहाँ पर वही चीज है, आप डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हो लेकिन वो CO2 एक साल्ट फॉर्म पे रिलीज हो जाएगा Na2CO3 और आपको प्रोडक्ट के रूप में दे जाएगा क्या? फिनॉल, और साथ में निकला कौन? Na2CO3। तो इस तरह से आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हो फिनॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल तक जाने के लिए जो मेथड रिकमेंडेड होगी उसको क्या कहोगे आप? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कन्वर्जन फैक्टर आप कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH देखोगे और डायरेक्ट आप CO2 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर राइटिंग पर्पज से कर रहे हैं तो उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद द NaOH टू फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट, एंड व्हेन द सोडियम सैलिसिलेट once again react with the NaOH in presence of lime, then by release of sodium carbonate it change into phenol as the product। तो ये मेथड कहलाएगी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं मिली। तो ये जनरल प्रैक्टिस की मेथड होती है बच्चों, लेकिन इनको आपको सीरियसली लेना है कि हाँ ये कन्वर्जन फैक्टर के रूप में यूज हो सकती हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। अब फिनॉल बनाने के लिए ये तो जनरल प्रैक्टिस में जनरल मेथड कहलाती है, कुछ इंडस्ट्रियल मेथड कहलाती है। वो इंडस्ट्रियल मेथड काफी पूछी जाती है इवन कॉम्पिटिशन्स में भी और राइटिंग पर्पज से भी। तो हम चलिए शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, यही क्वेश्चन कई बार रनिंग में आया है बिना इक्वेशन में, जनरल एक्सरसाइज में, कि फिनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय। फिनॉल को इंडस्ट्रियली किस चीज से प्रिपेयर किया जाता है? तो आपको ये रटा होना चाहिए कि इंडस्ट्रियली फिनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय क्यूमीन। क्यूमीन इसका नोमेनक्लेचर हमने कई बार देखा, आइसोप्रोपिल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। तो फिनॉल कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय क्यूमीन। अब ये क्यूमीन कैसे होगा? तो सबसे पहले आप क्यूमीन बनाएंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। तो इसको क्या करें, तो जब मैंने आपको हैलाइड पढ़ाया तो हैलाइड में मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सिखाई थी और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पूरा क्यूमीन का प्रिपरेशन बताया था। तो सबसे पहले अगर हम क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं, क्यूमीन को कहते क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाता है? पहले तो क्यूमीन बना लो और फिर क्यूमीन से फिनॉल की तरफ चलते हैं। तो क्यूमीन इज सिंथेसाइज्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बाय रिएक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड एंड फिनॉल। तो बच्चों ये है फिनॉल, सॉरी बेंजीन। बेंजीन में आप एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो और ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 या सॉरी CH2 CH2 Cl in presence of anhydrous AlCl3। ये फ्रीडल क्राफ्ट की आइडेंटिटी थी। इसमें मैंने बताया था आपको कि जब ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और जब कार्बोकैटायन बनता है तो ये तो सैकड़ों बार बोल चुका हूँ कि वेरी एनी रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, then the mechanism of the reaction is always controlled by the stability order of the carbocation, and the stability order of carbocation is 3 degree, 2 degree and 1 degree। यानी सबसे स्टेबल 3 डिग्री है, उससे कम 2 डिग्री है, उससे कम 1 डिग्री है। क्या यहाँ पर 2 डिग्री बन सकता है? बोले हाँ, ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर मैं यहाँ पर एक मैकेनिज्म कर दूं, कौन सी बच्चों? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट करने पे मैं यहाँ पर कार्बोकैटायन बना सकता हूँ। कैसे? CH3 CH प्लस CH3, दिस वन इज 2 डिग्री आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। स्वाभाविक बात है, बेंजीन में ये माइनस है, ये प्लस है, ये H प्लस इस Cl माइनस के साथ निकलेगा और ये कार्बोकैटायन जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ऐसा करने से आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा CH CH3 CH3, दिस वन इज आइसोप्रोपिल बेंजीन और क्यूमीन। तो इसको आपको सीखना, पहले तो
ठीक है, राइटिंग में आ गया तो आपने सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन क्यूमीन बनता कैसे है, पहले आपको वो आइडिया होना चाहिए। तो क्यूमीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन and normal propyl chloride in by Friedel-Crafts reaction in presence of anhydrous AlCl3, where the carbocation is formed as intermediate. Therefore, by 1,2 hydride shift 2 degree isopropyl carbocation is formed as the intermediate which react with the benzene to form isopropyl benzene or cumene as the product. अब अगर आपके पास क्यूमीन मिल गया तो आप इस क्यूमीन से फिनॉल कैसे कन्वर्ट होगा वो हमें देखना है। क्लियर बच्चों? तो ये आपको बन जाएगा। तो पहले तो आप क्यूमीन का प्रिपरेशन देख लीजिए। अब क्यूमीन से आप चलिए फिनॉल की तरफ, और ऐसा क्या विशेष हम करने वाले हैं कि क्यूमीन से फिनॉल मिल जाए। तो इसमें ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए क्यूमीन को O2 गैस में ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो ये हमको परऑक्साइड फॉर्म ऑफ क्यूमीन मिल जाता है। इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं, थोड़ा हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमको फिनॉल मिलता है और एसीटोन निकल जाता है। तो ये इसकी लॉन्ग टर्म जो प्रोसेस होगी वो इस तरह से लिखेंगे कि क्यूमीन फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर वेयर इट ऑक्सीडाइज्ड इनटू peroxide form of cumene which finally by heating change into a stable product phenol। कैसे? तो देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये CH, ये CH3, ये CH3, इसको मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। ये peroxide फॉर्म हो गया, कैसे लिखना है वो सीखना है। स्वाभाविक है, ये कार्बन है, इस कार्बन में ये H था तो अब ये peroxide आ गया, 2 हाइड्रोजन लग गए और बाकी आपको मालूम है, सॉरी यहाँ C है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन लग गए 2 और ये CH3 तो है ही। अब इसको जब हीट करेंगे तो हीट करने पे बस आपको ऐसा थोड़ा सा रीअरेंजमेंट सीख लेना है। ये इतना हिस्सा ब्रेक होके कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके अलग हो जाएगा और ऐसा करने से आपको प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल निकल जाएगा और ये एसीटोन अलग हो जाएगा। तो ये क्यूमीन से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड होती है किसकी? फिनॉल की। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो कि फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड क्यूमीन से कराते समय क्यूमीन इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू चेंज इनटू peroxide form which is unstable and by gentle heating it finally change into stable product phenol with acetone। क्लियर बच्चों? तो ये कोशिश करिए कि आप इस मेथड पे बहुत सीरियस रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कॉम्पिटिशंस, नीट, जेईई, है ना, 12th में भी इसका काफ़ी महत्व है। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल मेथड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी काफ़ी बार गई है। एंड दिस वन इज नोन एज बाय रेसिंग प्रोसेस। रेसिंग प्रोसेस से फिनॉल कैसे बनता है? तो बच्चों पहले तो आपको ये मालूम हो कि क्लोरोबेंजीन इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो फिनॉल तो बात की बात है, क्लोरोबेंजीन इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय रेसिंग प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को कमर्शियल तरीके से बनाना हो तो हम रेसिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। पहली बात स्वाभाविक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल जब बनाएंगे तो ये भी कमर्शियल मेथड ही कहलाएगी, इंडस्ट्रियल मेथड ही कहलाएगी। तो फिनॉल भी फिर क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। तो ये दोनों के लिए है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये आया है कि क्लोरोबेंजीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, तो आप बोलते हैं रेसिंग प्रोसेस। इसमें क्या स्टेप किया जाता है बच्चों? तो रेसिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो पहले करते क्या है कि बेंजीन लेते हैं और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। तो बोलिए ये कोई बहुत विशेष रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन इसमें एक विशेष चीज होती है, वो ये कि जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर की फ्लो करा के की जाती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन का फ्लो कराते हैं। कैटलिस्ट के रूप में CuCl2 क्यूपिक क्लोराइड का यूज होता है और इनकी आपस में रिएक्शन होती है, जेंटल हीटिंग की जाती है और गर्म करने पर हमको प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन मिलता है। ये जो क्लोरोबेंजीन मिलता है फिर यही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन को आप चाहो कि फिनॉल में बदल दें तो आपके पास तरीका है
कि आप क्या कर सकते हो, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, इसमें स्टीम फ्लो करा देते हैं, बने हुए क्लोरोबेंजीन में गर्म वेपर का फ्लो कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो फिनॉल इज फाइनली चेंज इनटू क्लोरोबेंजीन। तो जो क्लोरोबेंजीन बनेगा उसको अगर मैं स्टीम फ्लो करा दूँ 520 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फाइनली चेंज हो जाता है फिनॉल। तो ये दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन के लिए पूछा गया है। अगर इक्वेशन में इसको अरेंज करें तो ये बेंजीन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये O2 की रिएक्शन हुई, दो मॉलिक्यूल लिया है सबको, इनकी आपस में रिएक्शन हुई, ये आपको दिख रहा है ये 2 ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कुल 4 हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन इन चारों हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, बेंजीन के साथ ये सिर्फ Cl जुड़ेगा, तो ये मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन, निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। बने हुए क्लोरोबेंजीन को आप स्टीम करोगे, जब स्टीम करोगे तो ये क्लोरोबेंजीन फाइनली कमर्शियली चेंज इनटू फिनॉल। तो ये जनरल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इन पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बहुत मैकेनिज्म तो लग नहीं रही है, कमर्शियल मेथड होती हैं, थोड़ा सा आप रनिंग में इनके साथ प्रैक्टिस में आओ। अगर आप इनके कांटेक्ट पे रहोगे तो सही टाइम पे आपको ये याद आ जाएगी कि हाँ यार ये प्रिपरेशन मेथड है। तो फिनॉल बनाने में ये जनरल प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा आपने हेलो एल्केन जब पढ़ा तो मैंने एक मेथड और बताई थी आपको, शायद याद हो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड फिनॉल का कराने के लिए हमारे पास एक और मेथड होती थी जिसको कहते थे डो प्रोसेस, याद है क्या? तो फिनॉल को इंडस्ट्रियली बनाने के लिए एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं डो प्रोसेस। तो डो प्रोसेस में क्या किया जाता था, कुछ याद हो अगर तो, बाय डो प्रोसेस, इसमें ऐसा क्या विशेष किया जाता था जिससे कि फिनॉल बनता था? तो मैंने इसमें आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसमें NaOH की रिएक्शन कराते हैं, 6 to 8% NaOH की रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले निकलता है HCl और आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में फिर से हम HCl को फ्लो कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल मिलता है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन था, आपने पहले भी हाईलाइट में देखा है कि फिनॉल बनाना हो तो डो प्रोसेस का यूज करते हैं। तो एक जनरल कहानी ये है कि फिनॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, तो आपको याद रखना है, बाय डो प्रोसेस, बाय रेसिंग प्रोसेस, ठीक है, और बाय क्यूमीन। क्यूमीन सबसे ज्यादा पूछा गया है, डो प्रोसेस भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रेसिंग प्रोसेस ज्यादातर क्लोरोबेंजीन के लिए पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, तो बच्चे बोलते हैं बाय रेसिंग प्रोसेस। तो आप कोशिश करिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि फिनॉल बनाने के लिए कौन कौन सी मेथड अप्लाई होती हैं, तो आप जनरली इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? अब आती है बात कि फिनॉल का हम प्रिपरेशन मेथड देख लिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि फिनॉल में ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो खास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिनॉल की हैं उस पर हम ध्यान लगाते हैं। सबसे पहली बात आती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इससे क्वेश्चन बने हुए हैं कि जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, तो हमने वहाँ वाटर से कंपेयर किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल देखना है। तो एक विशेष चीज पे हम ध्यान लगाएंगे तो आपको बात क्लियर होगी कैसे। तो जैसे हमने देखा था कि वाटर का स्ट्रक्चर और अल्कोहल का स्ट्रक्चर, तो जब वाटर की बात हुई थी तो हमने कहा कि इसमें लोन पेयर्स है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अपन को मालूम था बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री था, ये वाटर की बात थी। फिर अल्कोहल में जब बात आई तो अल्कोहल में हमने कहा कि कोई भी अल्कोहल आता है तो उसके स्ट्रक्चर को जब ड्रॉ करेंगे तो बेसिक चीज ये थी कि वाटर में लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और इस BSEPR थ्योरी में रिपल्सन कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वाटर का बॉन्ड एंगल बहुत घटता है और 104.5 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन वही चीज जब लार्जर एल्किल ग्रुप आ जाता है अल्कोहल में,
तो लार्जर एल्किल ग्रुप के कारण रिपल्सन स्ट्रेंथ के चेंज होने के कारण जो अल्कोहल्स हैं उनका बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री के आसपास होता है। घटता इसमें भी है क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में 109 पॉइंट, तो घटता इसमें भी है लेकिन बहुत कम। एक और चीज होती है कि जो अल्कोहल है उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो तो क्लियर इतना है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है किसकी, CO बॉन्ड की, अल्कोहल जब बनेगा तो CO बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ लगभग 142 पिकोमीटर रेंज की आती है, 142 पिकोमीटर रेंज की आती है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें क्यों आई, बोले सिंगल बॉन्ड है, जनरल प्रैक्टिस में 142 पिकोमीटर रेंज में है। लेकिन जब यही चीज फिनॉल में बात करते हैं बच्चों, तो फिनॉल में ये ऑक्सीजन है जिसमें 2 लोन पेयर है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। बॉन्ड एंगल इसकी बात करें तो बॉन्ड एंगल फिनॉल का अल्कोहल के बराबर ही होता है। COC बॉन्ड एंगल जो आता है फिनॉल में, CO बॉन्ड एंगल COH, वो अल्कोहल में जितना है फिनॉल में भी उतना होता है। लेकिन फिनॉल में ये जो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रही है ना, ये 142 पिकोमीटर नहीं होती बल्कि 139 पिकोमीटर रेंज में चली जाती है। 136 से 139, तो अपन 136 पिकोमीटर रेंज लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल में फिनॉल और अल्कोहल के जो COH बॉन्ड एंगल है वो तो एग्जैक्टली इक्वल रहते हैं, लगभग बराबर ही है। लेकिन अल्कोहल का CO बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है और फिनॉल में वही बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है। ऐसा क्यों हो गया, तो याद करिए हेलो एल्केन में जो पढ़ाया वही यहाँ है। फिनॉल रिजोनेंस शो करता है, OH सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा जिससे कि CO जो दिखता है आपको जैसे CCl होता था हेलो एल्केन में, वैसे यहाँ पर जो CO होगा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन फिनॉल CO बॉन्ड लेंथ is very less than the alcohols, which is approximately 136 picometer, which is due to resonance. रेजोनेंस में जब फिनॉल में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखता है, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो बॉन्ड लेंथ अपने आप डिक्रीज हो जाती है। तो पहला ये कहानी तो आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि भाई फिनॉल और अल्कोहल का COH बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली बराबर है, लेकिन फिनॉल में CO बॉन्ड लेंथ अल्कोहल के CO बॉन्ड लेंथ से कम होती है, बिकॉज फिनॉल में रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आया तो बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड नहीं रह जाएगा। जैसे आपने हेलो एल्केन में सीखा वही कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो करना है, कुछ नया और एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर आते हैं बात की फिजिकल नेचर क्या है, फिनॉल का फिजिकल स्टेट क्या है। तो बच्चों जनरल स्टेट में अगर बात करें तो फिनॉल जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है। जनरल स्टेट में फिनॉल कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब ये एक्सपोज किया जाता है, एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आता है, तो ये हमेशा या तो पिंक या रेडिश कलर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जो कि आगे रिएक्शन के फॉर्म में हम देखेंगे। फिनोक्यूनोन वगैरह प्रोडक्ट मिलते हैं और ऑक्सीडेशन के कारण ये या तो पिंक या फिर रेडिश कलर का हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। टिपिकल स्मेल होती है, फिनॉलिक स्मेल मानी जाती है, वो एक अलग तरह की स्मेल है जो आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें बड़ी बात नहीं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फिनॉल जो होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अल्कोहल, तो फिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन फिनॉल में बेंजीन रिंग जो वो लार्जर बेंजीन रिंग पोलैरिटी को डिक्रीज करती है। जब पोलैरिटी को डिक्रीज करती है तो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल से कम हो जाता है। तो फिनॉल्स आर पार्शियल सोल्यूबल इन वाटर। आप ये कह सकते हो कि फिनॉल पार्शियल या लेस सोल्यूबल इन वाटर देन द अल्कोहल्स, बहुत कम घुलते हैं। बात करें MPBP की तो बोले
ये तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि लाइक अल्कोहल फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन लार्जर बेंजीन रिंग होने के कारण फिनॉल जो पोलैरिटी है वो काफ़ी घटती है। पोलैरिटी घट जाने के कारण स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी घटती है। तो MPBP ऑफ जो फिनॉल है वो अगर बात करें तो ये तो तय है कि उसमें लार्जर फिनॉल बेंजीन ग्रुप होती है। इसके कारण से इसका MPBP जो हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हैलाइड्स है, इनसे तो ज़्यादा होता है, ये तय है। बाकी फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाना है तो वही जैसे आपने अल्कोहल में दिखाया, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना है आपको कि फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते समय आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओ कि इसको ऐसे कर लेते हैं राइट हैंड से, ये एक मॉलिक्यूल फिनॉल अल्टरनेट बनाना है, ये एक्चुअल में ऊपर नीचे नहीं है, ये अल्टरनेट है क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रक्चर जिग जैग होता है। ये दूसरा मॉलिक्यूल फिनॉल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल फिनॉल है, और एसो ऑन आपको जितने मॉलिक्यूल बनाने हैं आप बनाते जाइए। ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लाइक अल्कोहल, तो इनका भी MPBP रिलेटिवली हाई होता है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उस बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जनरल प्रैक्टिस में आपको अल्कोहल की जैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है वैसे फिनॉल में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें और भी बहुत बातें होती हैं जो कि आगे हम अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। बाकी जो पिछले चैप्टर में देखा था वो लॉजिक यहाँ भी लगेगा कि ऑर्थो और पैरा मिलेगा, ऑर्थो पैरा में माइनर मेजर कौन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, ये सब चीज़ें आपको जो प्रीवियस कंसेप्ट है उसी को फॉलो करना है लाइक हैलाइड में जो पढ़ा था। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमेशा पूछा जाता है स्कूल्स में, लॉजिकली वो आपको बनना चाहिए, और वो होता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल के एसिडिक नेचर को कैसे समझाया जाए, क्या तरीका है, वो आपको बहुत जरूरी है सीखना बच्चों। उसमें थ्योरी, स्ट्रक्चर, रिजोनेंस, ये सब बनना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है जिसके आधार पे आप सीखोगे कि फिनॉल का एसिडिक नेचर कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एसिडिक नेचर की जब बात करते हैं तो फिनॉल जो होते हैं बहुत बहुत वीक एसिडिक होते हैं। एसिडिक तो है लेकिन बहुत ही वीक एसिडिक है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ तो रिएक्शन होती है, वो हमको देखना है। होता क्या है, एक लॉजिक होती है कि ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर अपन फिनॉल भी ले सकते हैं, ये इनके जो एनायन होते हैं तो ये एनायन में रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन होता है और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यानी इनके जो एनायंस बनते हैं वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्टेबल होते हैं किससे, करस्पॉन्डिंग एसिड से। तो हर एक एसिड में टेंडेंसी होती है कि हाउ टू चेंज इनटू इट्स एनायन। हर कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर होता है कि वो कितना जल्दी प्रोटॉन को रिलीज करके अपने एनायन में चेंज हो जाए। इस पर्पस के लिए वो रिजोनेंस फिनोमिना शो करता है। और फिर एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट एनायन बनते हैं, लेकिन फिनॉल में फिनॉक्साइड एनायन मिलता है जिसको हम फिनेट आयन भी कह सकते हैं, फिनॉक्साइड या फिनेट। तो अब हम सीखते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो सबसे पहले तो इसको रिजोनेंस का एक कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है और वो आपको स्ट्रक्चर बना के सीखना होगा। लॉजिक ये है कि फिनॉल से ज्यादा स्टेबल उसका एनायन है। कौन सा एनायन? फिनॉक्साइड एनायन। इसलिए एल्कली मीडियम में फिनॉल ये टेंडेंसी दिखाता है कि क्योंकि उसका फिनॉक्साइड एनायन ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए वो कितना जल्दी अपने प्रोटॉन को निकाल के फिनॉक्साइड एनायन में बदल जाए। तो सेंटेंस तो ये क्लियर हो गया कि फिनॉल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड एनायन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिनॉक्साइड एनायन ज्यादा स्टेबल क्यों है फिनॉल से? उस चीज को समझाने के लिए आपको एक कंप्लीट रिजोनेंस का फिनोमिना समझाना होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि फिनॉल
आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, और जो भी सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ये प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये सब चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, रिजोनेंस करना है तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के चल रहा है। ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे जब लोन पेयर आएगा तो पाई बॉन्ड विल चेंज इनटू अ लोन पेयर। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये O ये H, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो पॉजिटिव, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव, बाकी एज सच जैसा था वैसा है। यहाँ पर पहली बात तो आपको ये क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया है, वो आपको क्लियर हो रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यही प्रोसेस आप दोहराओगे फिर से लोन पेयर पाई में, तो पाई लोन पेयर में, तो फिनॉल का नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना दो। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर नेगेटिव, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करना चाहता है तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। फिर आप एक बार और रिपीट कराओ, लोन पेयर पाई में तो पाई लोन पेयर में। अब आपको एक और नया स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पर लोन पेयर है, नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, और ये पोजीशन भी आपको मालूम है, ये ऑर्थो है वो भी ऑर्थो है। इन तीनों स्ट्रक्चर में एक चीज दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। फिर वही बात कि ये लोन पेयर फिर से पाई में, पाई फिर से लोन पेयर में। ऐसा करने पे आप फाइनल स्ट्रक्चर पे आते हो और फिनॉल में अब आप कहते हो कि यार ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये रिजोनेंस हुआ। तो फिनॉल में ये तो क्लियर हो गया कि फिनॉल रिजोनेंस करता है, और रिजोनेंस करने के बाद उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। लेकिन फिनॉल में रिजोनेंस होने के कारण स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। हाइब्रिड फॉर्म होता है लेकिन वो स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं हो पाता। स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं हो पाता, ये आपको पहले ध्यान देना है। अब होता क्या है, अगर यही फिनॉल ये कर दे, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि ये फिनॉल है और ये फिनॉल क्या करे कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले, और यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन करके ये बदल जाए किसमें, देखिए O पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे अब 6, ये नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन। आयोनाइजेशन में इसने प्रोटॉन निकाल दिया, यानी इससे पता चल रहा है ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। फिनॉल इज चेंज इनटू फिनॉक्साइड एनायन, या जिसको आप कह सकते हैं फिनेट आयन। ये फिनॉल लेस स्टेबल है बिकॉज इट नॉट फॉर्म द स्टेबल resonating hybrid structure. Finite ion is more stable because it form more stable hybrid structure. कैसे? तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि अगर फिनॉल एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन निकाल दे तो वो ज्यादा अच्छा है उसके लिए, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के बाद वो फिनॉक्साइड आयन में बदलेगा, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन शो करके स्टेबल हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसे करता है अब आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ये फिनॉक्साइड एनायन, ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इसमें, ये बाकी ऐसा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी कंप्लीट नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, डेल्टा माइनस नहीं है, माइनस चार्ज है। ये लोन पेयर पाई में बदला तो पाई लोन पेयर में, जैसे आपने फिनॉल में किया, इसमें भी वही रोटेशन दिखाना है। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, और पाई बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दिख रहा है आपको। अब फिर वही रिजोनेंस फिनोमिना रिपीट कर दो, लोन पेयर पाई में तो पाई लोन पेयर में, फिर एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, ये एज सच रहेगा, ये पाई बॉन्ड में बदला, यहाँ का पाई बॉन्ड लोन पेयर में बदला,
फिर एक बार रिपीट होगा, फिर लोन पेयर पाई में तो पाई लोन पेयर में। ऐसा करने पे अब आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, देख रहे हैं आप, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बाकी एज सच ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, एज सच नेगेटिव चार्ज मिलेगा। फिर फाइनली आप फिर एक बार करोगे, लोन पेयर पाई में तो पाई फिर से अपनी जगह पे। ऐसा करने पे अब आपको दिख रहा है कि फाइनल स्ट्रक्चर आया और यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये फिनॉक्साइड एनायन में होता क्या है, इनके बनने के बाद इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका चार्ज डिस्पर्सन हुआ है, वो चार्ज स्कैटर्ड हुआ है इक्वली सभी कार्बन एटम पे और ऑक्सीजन पे भी। तो इसमें रिजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू फिनॉल। तो ये क्या करेगा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेगा और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है फिनॉल से। दैट इज व्हाई फिनॉल हैव हायर टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन टू फॉर्म phenoxide anion or phenate ion to change into a stable salt by use of acidic medium। तो बस यहाँ पर ये लॉजिक आपको लगाना है कि फिनॉल फिनॉक्साइड एनायन से ज्यादा रिजोनेंस नहीं करता, वो लेस स्टेबल है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? तो जैसे आपसे कोई बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, क्यों? तो आप बोलोगे कि इसलिए एसिडिक है क्योंकि ये रिजोनेंस इफेक्ट में कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा, और कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो कितना जल्दी H+ निकाल के अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा ले। सिमिलरली यहाँ फिनॉल में भी वही टेंडेंसी होगी कि वो कितना जल्दी अपने H+ आयन को रिलीज कर दे, और H+ आयन को रिलीज करने के बाद स्टेबल फिनेट आयन बना ले। अब स्टेबल फिनेट आयन जो होगा वो फिनॉल से तो ज़्यादा स्टेबल है। तो हर कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन होता है कॉज ऑफ एसिडिटी, कॉज ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का कारण क्या है, और एक क्वेश्चन होता है व्हाई इट इज एसिडिक, व्हाई इट इज एसिडिक, ये क्वेश्चन हुआ, और एक होता है कि एसिडिटी को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एसिडिक ये है, ये इसका नेचर है, और फैक्टर्स जो होंगे वो तो आगे आपको देखने हैं। तो कोशिश करिए कि आप फिनॉल की एसिडिक बिहेवियर को कैसे भी समझना है। अगर ये समझ पाते हैं तो आपके लिए हर चीज़ ईजी होगी। इन स्ट्रक्चर्स को बना के आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप राइटिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि वाई फिनॉल इज मोर, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, और वाई फिनॉक्साइड एनायन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। क्लियर है? बनेगी आपको ये बातें? तो कोशिश करिए, और बहुत कठिन तो नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं और बहुत सरलता से आपसे बन सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।